हर बच्चे के लिए जो भी मास्टर्स अपना कर चुका है उसके लिए बहुत कठिन समय होता है कि सोसाइटी की नज़रें उस पर होती हैं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आपको अपना पैरामीटर देखना पड़ेगा कि उसके लिए आप ओके हो या नहीं हो। अगर हो, आपको कितना समय चाहिए, साल भर, 6 महीने, 2 साल, तो आप अपने पेरेंट्स से मांगिए और उन्हें सपोर्ट करिए, उनको विश्वास दिलाइए कि आप कर लेंगे। और मेरे आपके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बच्चा करना चाहता है आगे प्रिपरेशन, तो उसको समय दीजिए, समय लगेगा, समय दीजिए। और एक बार आपका एग्जाम क्वालिफाइड हो गया, जो लोग आपको आलोचना कर रहे थे कि मास्टर्स करके अब क्या किया है, वही आपसे आपके पास आएंगे, पूछेंगे कि हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए या हमारे बच्चे का मार्गदर्शन कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म यू चर्चा पर। आज की खास चर्चा होने वाली है डॉक्टर सुमरन श्रीवास्तव मैम के साथ में, जो कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की एचओडी हैं। आज की खास चर्चा होने वाली है स्टूडेंट की करियर, काउंसलिंग एंड कंफ्यूजन से रिलेटेड। मैं हूं यश और मैं हूं कल्पना। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू यश एंड कल्पना फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्लेटफॉर्म। मैम, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपकी जो शिक्षा दीक्षा कैसी रही और कैसे आपका सफर रहा और एक सुमरन श्रीवास्तव से डॉक्टर सुमरन श्रीवास्तव तक बनने का। यस, जैसे कि हर व्यक्ति की एक जन्मस्थली होती है जिससे वो जुड़ा होता है। मेरी भी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश, जिला बांदा, अतर्रा में मेरा जन्म हुआ। उसके साथ जैसा कि मेरी मदर टीचर, मेरे फादर बिजनेसमैन थे। मेरी 10th एंड 12th यूपी बोर्ड से कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अतर्रा कॉलेज अतर्रा से किया। देन कानपुर फॉर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स, मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैं दिल्ली गई प्रिपरेशन करने के लिए कि मुझे टीचिंग लाइन में आना था, क्योंकि मेरी मदर भी टीचर हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं भी टीचिंग लाइन पे रहूं, जिससे मेरा पैशन भी था टीचिंग लाइन में रहना और मैं फैमिली को सपोर्ट भी कर सकूं। बट हायर एजुकेशन में जाना चाहती थी, मेरा इंटरेस्ट था टीचिंग एंड रिसर्च। तो टारगेट था कि नेट क्वालिफाइड करना। उसके लिए मैं दिल्ली गई, जहाँ मैंने 1 साल प्रिपरेशन की और नेट क्वालिफाइड किया। दिल्ली से आपने पीएचडी करी? नहीं, पीएचडी मेरी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से रही। दिल्ली में प्रिपरेशन के लिए गई थी 1 साल। हाँ, जहाँ मैंने प्रिपरेशन किया 1 साल। उसके बाद नेट क्वालिफाइड होने के बाद मैंने रिसर्च के लिए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रोफेसर रूपलाल सर से संपर्क किया, जिन्होंने मुझे मौका दिया। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया टू द नेक्स्ट प्रोफेसर राजा गोपाल रमन सर, जिन्होंने मुझे अपनी लैब में काम करने का मौका दिया, जिससे मैंने कुछ सीखा। मैंने वहाँ काम किया और मुझे मौका भी मिल रहा था कि मैं आगे रिसर्च वहाँ कंटिन्यू कर सकूँ, बट मैं कर नहीं पाई। आगे जैसे कि आपने बताया अपनी बात में कि आप दिल्ली गए, उस टाइम पे जो पेरेंट्स की या फैमिली की जो मेंटेलिटी रहती है कि हम कैसे अपने बच्चों को दूसरे शहर भेज दें, ख़ासतौर पे जब आप एक लड़की हो, तो उस टाइम में आपके फैमिली का जो सपोर्ट आपके लिए रहा है वो कितने मायने? जी हाँ कल्पना, बहुत सही कहा। एक लड़की के लिए बाहर निकल पाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि हम लोग उतने फ्री नहीं होते हैं, बट फैमिली का सपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे एक प्रोविजनल टाइम होता है ना, कि आप जॉब ज्वाइन करते हो, आपको 1 साल का प्रारंभिक समय मिलता है कि आपको कुछ भी गलती नहीं करना है। वैसे ही जब मैं मास्टर्स करने गई, मैंने विश्वास जीता। और मैं हर बच्चे से कहूंगी कि अपने पेरेंट्स का विश्वास जीतना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए ऑब्जर्व करने का कि कोई गलती तो नहीं कर रहा। वो विश्वास जीतने के बाद, मास्टर्स करने के बाद उन्हें लगा कि हाँ, आई एम ऑन राइट पाथ। फिर उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं दिल्ली में जाकर के प्रिपरेशन कर सकूं। उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी बात जो एक हर पेरेंट्स को करना चाहिए, उन्होंने कभी मेरे पे प्रेशर नहीं किया। मतलब कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, मैं किस दिशा में रहूं। उन्होंने मार्गदर्शन तो किया, लेकिन मैं किस दिशा में रहूं ये उन्होंने मेरे पे छोड़ा, फ्री रखा मुझे। मैं हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चे को फ्री रखें। मतलब हो सकता है अगर मुझे उन्होंने प्रेशर किया होता तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती। आपने जैसे कि अपनी बात में बताया, आपकी मदर जो है वो सेम टीचिंग लाइन में थी, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपका मदर का क्या रोल रहा? आपका प्रेरणा स्रोत, आपके घर से कैसा क्या सपोर्ट रहा और प्रेरणा स्रोत कौन है आपका? हाँ, सपोर्ट पूरा मेरे मदर एंड फादर दोनों का पूरा रहा। दोनों ने मुझे सपोर्ट किया, मार्गदर्शन भी दिया, और जो मैं करना चाहती थी उस पर उन्होंने फोकस किया कि हाँ मैं क्या करना चाहती हूँ। मुझे सुना और समझा, और उस रास्ते में चलने में मेरा पूरा सपोर्ट किया। फाइनेंशियली भी किया, हर तरह से सपोर्ट किया। कहाँ मुझे जाना है, किस रास्ते में जाना है, हर तरह से मुझे हेल्प किया उन्होंने। सोसाइटी को नहीं समझा, नहीं छोड़ा, बस हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि मुझे किस रास्ते में चुनना है। बस मैं बच्चों को भी यही कहूँगी कि अगर वो मौका देते हैं पेरेंट्स आपको, तो आप प्रूव भी करिए।
आप अपना माइंड डाइवर्ट मत करिए कि आप अकेले हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, आपको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो आप किसी भी रास्ते में जाएं, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आप पे। सेल्फ कंट्रोल। जी, तो मैम जैसे कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा एक साधारण स्कूल से हुई, हिंदी मीडियम से, जहाँ तक मुझे जानकारी Yes. है, आपकी कॉलेज लाइफ भी वैसे ही रही, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम नॉर्मली। तो आपने, क्योंकि एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो बीएससी या तो मतलब 12th मैथ से करता है या बायो से करता है, कॉमर्स वाला कॉमर्स से करता है, आर्ट से करता है, लेकिन जो बायो केमिस्ट्री है, जो दोनों शब्दों का संयोग है, उसमें कैसे आपकी रुचि हुई और आप कैसे यहाँ तक सफर पहुंचा? क्योंकि हर जो स्टूडेंट रहता है वो नॉर्मली बायो से करता है, मैथ से करता है। तो अगर आप क्या सलाह देना चाहेंगे, अगर कोई बच्चा 12th करके आया है तो बायोकेमिस्ट्री की तरफ कैसे रुझान ले? जी हाँ, मैं बच्चों को यही सुझाव देना चाहूंगी कि सबसे पहली बात है कि अपने आप को सुने कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। जी। आप मैथ्स में या कॉमर्स में, या अगर आप साइंस में रह रहे हैं तो आपको लाइफ साइंस में जाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या चूज करना है। जैसे मेरा क्या इंटरेस्ट था, मुझे 12th के बाद ही इंटरेस्ट था कि थोड़ा सा लिविंग थिंग्स में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं जो सर पढ़ाते थे उनसे भी पूछती थी कि ये प्लांट्स बड़े हो रहे हैं तो ये एक लिमिट तक ही क्यों बड़े हो रहे हैं। मेरी बहुत जिज्ञासा रहती थी, क्यूरियोसिटी रहती थी कि पत्तियां हरी क्यों हैं, ब्लड रेड क्यों है, सबका रेड क्यों है। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं जीवन के बारे में जानूं कि हार्मोन्स बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, रोटी खाते हैं तो हम वो डाइजेस्ट कैसे होती है, मतलब कि मुझे बहुत जिज्ञासा रहती थी। तो अगर बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है, अगर वो उस फील्ड में जा रहा है तो वो बहुत अच्छा करेगा। और मेरा इंटरेस्ट था कि मैं ऐसी ब्रांच में जाऊं कि आगे जाकर के मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकूं। कि मैं पढ़ रही हूं तो मैं टीचिंग लाइन में हूं, बच्चों को भी पढ़ा रही हूं, उसके अलावा अगर उसमें मैं रिलेटेड टू रिसर्च में जाती हूं तो सोसाइटी को भी समझ सकूं। और अगर मैं बायोकेमिस्ट्री में हूं तो अपने घरेलू, अगर जैसे कभी कुछ होता है कि आवश्यकता पड़ती है, अभी हम लोग ने कोविड का दौर देखा जी। उस दौरान में सब कुछ देखा गया कि इतने पैथोलॉजी हो रही हैं, सारे टेस्ट हो रहे हैं, मतलब कि हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली कुछ ऐसी नई चीज़ नहीं थी। क्योंकि हम लोग ने जब रिसर्च किया तो ये सब रियल टाइम पीसीआर हो गया या कोई और टेक्निक्स हो गई, तो चाहे वो लिपिड प्रोफाइल हो, चाहे वो किडनी फंक्शन टेस्ट हो, लिवर फंक्शन टेस्ट हो, मैं और मेरे स्टूडेंट सभी अवेयर रहते हैं। मतलब कि सीरम, ब्लड, ये सब हम लोगों के लिए बहुत कॉमन चीज़ है, उनको समझना, उनके बारे में समझना। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस कि आई एम एसोसिएटेड विद बायोकेमिस्ट्री। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में इसका काफी प्रैक्टिकल लाइफ में, यस मैम, लेकिन अगर देखा जाए बीएससी 12th के बाद बीएससी, एमएससी और अगर पीएचडी कोई छात्र करता है तो मिनिमम 3.5 साल पीएचडी में, यानी 5 साल वो लग जाते हैं। तो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है। वहीं एक शर्मा जी का बेटा कोई जॉब पा चुका होता है, समाज देख रहा होता है आपकी, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और घर से प्रेशर जो क्रिएट होने लगता है समाज का, घर का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ यश, आपने बहुत सही कहा कि आज के यूथ के लिए ये बहुत है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी रहती है कि वो जल्दी सेटल्ड हो। लेकिन देखिए थोड़ा अंतर होता है, अगर बच्चे का इंटरेस्ट है कि अगर ग्रेजुएशन करके वो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करके वो रिसर्च में जाना चाह रहा है या टीचिंग फील्ड में आना चाह रहा है तो थोड़ा समय लगता है। अगर क्रॉप भी हम ग्रो करते हैं तो देखिए 2 तरह की होती हैं, एक एनुअल क्रॉप होती है, एक पेरिनियल होती है। एनुअल में आपने एक बार लगा लिया और हर साल आप लेते रहते हैं, बट अगर पेरिनियल आपने एक बार लगा दिया मैंगो का ट्री और आप फिर सालों तक उसकी फसल यूज करते हैं, तो हर चीज की अपनी खूबियां हैं, हर चीज की कमियां हैं। अगर हम बीएससी करके, एमएससी करके अगर रिसर्च फील्ड में जाते हैं तो क्या साइंटिस्ट का सोसाइटी में योगदान नहीं है? अगर क्या 12th पास आउट क्या कोई वो उतना योगदान कर सकता है? उनका अलग योगदान है, एक साइंटिस्ट का, एक प्रोफेसर का, जिन्हें समय लगता है उसी में। लाइफ साइंस की रिसर्च में समय लगता है। अगर बच्चा घबरा जाए कि 5 साल रिसर्च में लगेगा, लेकिन जब वो बच्चा रिसर्च में आएगा तब उसे खुद लगेगा कि नहीं, मुझे तो 6 साल लगना चाहिए था। जो उसे खुद ही इंटरेस्ट आएगा कि अगर वो लैब में प्रैक्टिकल कर रहा है, लैब वर्क कर रहा है, तो उसे खुद समय चाहिए। चेंजेस देखने में, जो एक्टिविटीज हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने में समय लगता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी, फॉर एग्जांपल शर्मा जी के बेटे ने अगर 12th पास होकर के बीटेक करके वो सेटल्ड हो गए हैं, तो ऐसा नहीं, वो अच्छा है, अपनी जगह है, उनका इंटरेस्ट अपनी जगह है। लेकिन अगर कोई बच्चा बीएससी एमएससी करके आगे सेटल होना चाहता है, अपने करियर में जाना चाहता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और हमारी सरकार तो फेलोशिप दे रही है, इवन यूनिवर्सिटी में भी फेलोशिप मिलती है, ग्रेजुएशन करने की फेलोशिप है। अगर आप उस रेंज में आते हैं तो आपको फेलोशिप मिलती है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी फेलोशिप है। उसके बाद अगर आप पीएचडी करना चाहें तो सीएसआर आपको प्रोवाइड करता है, जो कि इक्विवेलेंट टू द सैलरी है। इट इज द 45 प्लस एचआरए, सो बिग अमाउंट, जिससे आप अपने जीविका कर सकते हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं और आप उसी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो मैं यूथ को यही कहूंगी कि सबसे पहले अपने को सुने, अपने दिल को सुने,
उस रास्ते को चुने। अगर आप नहीं पसंद करते हैं रिसर्च में आना और फिर आपको जबरदस्ती कि आपका फ्रेंड कर रहा है इसलिए आप रिसर्च में कूद आए, आप परेशान हो जाएंगे। जी मैम, तो थोड़ा ये क्लियर हो जाए कि एक्चुअली बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी, तो थोड़ा आप जो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट उसका कुछ स्ट्रक्चर हमें बता जी सकते हाँ, हैं कि हाँ। किस टाइप के कोर्सेज रहते हैं एंड किस फील्ड में बच्चे आगे जा सकते जी हैं? हाँ, बायोकेमिस्ट्री बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज आल्सो ब्रांच ऑफ द लाइफ साइंस इन विच वी स्टडीड अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिस्ट्री ऑफ लिविंग। Yes, living organism means you can consider the bacteria, plants, animal, humans, everything. मतलब कि वो किस चीज के बने हैं। जैसे कि ब्रह्मांड है, हमारा शरीर है, कहते हैं 5 तत्वों का बना है। जी वैसे ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोकेमिस्ट्री में हम उन चीजों को पढ़ते हैं कि हमारा शरीर, चाहे वो बैक्टीरिया का हो या प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, इवन ह्यूमन का हो, वी आर द सेम। मतलब कि जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं वो सेम है। उसकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल द बायोमोलिक्यूल्स आर सेम। तो उनके स्टडी करना, कैसे वो बन रहे हैं, उनकी ओरिजिन कैसे हो रही है, उनकी बायोजेनेसिस कैसे हो रही है, उनकी मेटाबॉलिज्म कैसे हो रही है, हमारे अंदर वो प्रोसेस कैसे चल रही है, ऑल द केमिकल प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये जो बायोकेमिस्ट्री नाम है, केमिस्ट्री एसोसिएटेड है, तो हमारे लाइफ साइंस के बच्चे थोड़ा केमिस्ट्री से डरते हैं। जैसा कि मतलब कि मैं सोचती थी कि मैथ्स थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट होता था, उसी तरह फिर लाइफ साइंस के बच्चे थोड़ा केमिस्ट्री से कतराते हैं, इवन फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। But in the biochemistry, there is not an involvement of the organic and physical chemistry directly. Basically, it is the chemistry of the biomolecules, like nucleic acid, protein. तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सभी को, आम जनता को भी, आम आदमी को भी ये चीज जानना चाहिए कि हमारा शरीर किन चीजों का बना हुआ है। और क्योंकि सारी डिसीजेस जो हो रही हैं, जी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू द एंजाइम्स और हार्मोन्स। आप देख रहे हैं सोसाइटी में डायबिटीज का होना, जी थायराइड पेशेंट्स का होना, जी, जी। इवन कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, सो दिस ऑल आर एसोसिएटेड विद एंजाइम्स एंड हार्मोन्स एंड आर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो रही है। इवन हमारे बायोकेमिस्ट्री से जो जुड़ा हुआ है, जो लाइफ साइंस से जुड़ा हुआ है, वो जानता है कि अगर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो रही है, वो क्यों हो रही है, उसके लिए कोई पर्सन जिम्मेदार नहीं है। कैंसर हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो उसकी कोई व्यक्ति विशेष की गलती हो, उसका दूसरा भी फैक्टर हो सकता है, हमारे जीन्स चेंज हो सकते हैं। तो ये खान-पान समझ भी। सकते हैं सभी Myths लाइफ clear- साइंस, myths यस, clear हो जाते हैं काफी लाइफ पढ़ साइंस करके। के बच्चे ये समझ जी। सकते हैं, हम टीचर समझ सकते हैं कि उसमें क्या उसके फैक्टर्स हैं। जी तो आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम एसोसिएटेड विद बायोकेमिस्ट्री। पूरा होल मतलब बायोमेडिकल सॉरी Yes, all the biomedical, बायोमेडिकल yes, यस लाइफ साइंस like enzyme engineering, biomedical, metabolic process। कभी ऐसा होता है कि हम 40 ईयर तक ठीक थे, बीच में ऐसा चेंजेस हुआ कि हम ऐसे कुछ डिसीजेस हो गए, तो उसके लिए भी हमारे हार्मोन्स और एंजाइम्स, हमारा लाइफ स्टाइल रिस्पॉन्सिबल है। तो थोड़ा सा आप इसको आसान भाषा में थोड़ा सा कि लाइफस्टाइल से कैसे और लाइफ स्टाइल, यस, फॉर एग्जांपल अगर हम ले जी। डायबिटीज इज वेरी कॉमन, बट अगर हम ये जान लें कि देयर इज 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज आर देयर, फॉर दैट एंजाइम्स एंड हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल। सो अगर हम लोग इसके मेटाबॉलिक पाथवे को थोड़ा कंट्रोल कर लें बाय लाइफ स्टाइल चेंज करके, थोड़ा सा हर जैसे? चीज चेंज करके, जैसे हम अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को हमें कंट्रोल करना है कि हमें व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। यस क्योंकि हम रोटी खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं, हम कितनी खा रहे हैं, ये भी हमारा बॉडी ही कंट्रोल कर रहा है। अगर हम उससे ज्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज हो रही है। लेकिन जो जैसे जो प्योरिटी की बात करिए तो जो मार्केट में वो ना तो वो शुद्ध दूध मिल रहा है जैसे जो Yes. गांव में मिला करता था। Yes. तो मैं किसी कंपनी या ब्रांड के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि सारा कुछ केमिकल से दूध हुआ या फिर जो अगर आप देख रहे हैं कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं कि जिनको आप खा रहे हैं, उनसे सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। यस, तो उसमें भी उसका रोल है, क्योंकि जैसे दूध, अगर हम एग्जांपल लेते हैं मिल्क की, तो मिल्क इज आल्सो एसोसिएटेड विद एनिमल प्रोडक्ट है, वहां से मिल रहा है हमें। तो सोसाइटी अपना जनसंख्या इतनी ज्यादा है, उसको भरपूर करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा रहे जी। हैं। अब मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन एनिमल्स को हार्मोन्स का इंजेक्शन दे रहे हैं, वो हार्मोन सिंथेटिक फॉर्म में हम जो कंज्यूम कर रहे हैं उन पे आ रहे हैं, तो वो इफेक्ट उन पे भी आ रहा वो है। पर्सन पे क्या जिस फॉर एग्जांपल जो किड्स हैं, इन्फेंट्स हैं, उनके पास वो हार्मोन नहीं है, बट उस फॉर्म में, उस मिल्क के फॉर्म में उनके पास गया और वो उनकी एक्टिविटीज चेंज कर रहा है। तो ये सब इसीलिए जो ये यौवनावस्था है वो बहुत ये जल्दी आ रही Yes, है, yes. जल्दी आ रही है। तो वो केमिकल ये जब यूज हो रहे हैं, सबको फ्रूट को पकाने के लिए गैसेस यूज हो बिल्कुल। रही हैं, तो ये जो यूज हो रहा है सोसाइटी को हर चीज सर्व करने के लिए रेडी टू ईट। पहले ऐसा नहीं था, हम मौसम में चीजें खाते थे कि हमें कोई वेजिटेबल खाना है, गोभी खाना है, तो हम ठंड का वेट करते थे, हमें कोई फल खाना है तो हम उस मौसम का वेट करते हैं। आजकल हर चीज हर मौसम में अवेलेबल है। Yes. तो बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल है जो आर्टिफिशियली इंड्यूस की जा रही हैं। तो ये
अफेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को और डिसीजेस भी को बढ़ा रहा है। क्लियरली सारी फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड्स में बायोकेमिस्ट्री जो है जी, वो इंक्लूडेड है इन एवरीवेयर, फूड सेक्टर कह लें, आप एग्रीकल्चर सेक्टर कह लें, आप मेडिकल में कह लें। मेडिकल में भी आप लोगों ने देखा कि कोविड समय आया, कोविड समय में सभी लोग कितना परेशान थे उस चीज को जी। लेकर के, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था रिसर्च का। जी रिसर्च। रिसर्च में बेसिकली जो टेस्ट आया दैट इज अ रियल टाइम पीसीआर बेस्ड। यस। तो वो रियल टाइम मींस आपको कुछ ही समय में आपको रियल टाइम में पता चल रहा था कि हाउ मच इन्फेक्शन इन आवर बॉडी, मतलब कि एक्सप्रेशन कितना है हमारी बॉडी में। तो वो हमें उस टेक्निक से मिला। दिस इज आल्सो एसोसिएटेड विद इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये मेरे ख्याल से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में इस इनोवेशन सेंटर में Innovation शायद center में yes. हमारे में हाँ। फैसिलिटीज यस, इनोवेशन सेंटर में हमारे यहाँ रियल टाइम पीसीआर है। ये बहुत बड़ा योगदान है हमारे माननीय कुलपति सर का कि उन्होंने विश्वविद्यालय में बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। उसमें से एक सुविधा हमारा इनोवेशन सेंटर है, जो कि हमारे टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, इवन वो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या रिसर्च स्कॉलर, उन लोगों के लिए ये सुविधा है जो अपने आसपास बुंदेलखंड एरिया में कहीं भी वो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, वो आपके इनोवेशन सेंटर में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट है जैसा कि आपने अभी कहा, रियल टाइम पीसीआर। जैसे कि मैंने सुना था, मेरी रिसर्च में मतलब पता करा मैंने कि कोरोना के टाइम पे भी जो रियल टाइम पीसीआर से कुछ मार्गदर्शन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा पहुंचाया गया। हाँ जी। माननीय कुलपति जी ने उसको देश सेवा के लिए कोरोना में मतलब जो मेडिकल कॉलेज है उसको प्रोवाइड कराया गया। तो बिल्कुल उसका थोड़ा सही सा कह रहे बताइए, हैं आप। मुझे कम बिल्कुल सही जानकारी है कहा उसकी। आपने कि जैसे मेडिकल कॉलेज में जब ये टेस्ट जा रहा था तो रियल टाइम बेस्ड टेस्ट हो रहे थे, डीएनए आइसोलेशन, देन बेसिकली आरएनए आइसोलेशन, द जी। टेस्ट इज बेस्ड ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जी। सो उस समय रियल टाइम पीसीआर मेडिकल कॉलेज में था, लेकिन उतना नहीं था जितने की इतना लोड था सैंपल का, पूरे बुंदेलखंड रीजन का सैंपल का लोड था। जी। तो विश्वविद्यालय के पास भी एक रियल टाइम पीसीआर है जो जी। कि हमारे इनोवेशन सेंटर में है। जी। तो माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार वो वहाँ मेडिकल कॉलेज में दिया गया, जो कि सोसाइटी के लिए, जब सर ने बोला कि हमारे लैब में रखा है तो उसे सोसाइटी के लिए यूज हो, जी। तो हमारे विश्वविद्यालय से वो इंस्ट्रूमेंट, उसके अलावा 2 रिसर्च स्कॉलर मेडिकल कॉलेज गए, क्योंकि उस समय हैंडलिंग सिखाना भी कठिन था। तो 2 हमारे रिसर्च स्कॉलर जो कि डे नाइट वहाँ पे सैंपलिंग में लगे रहते थे जी। और लाइफ साइंस के ही वो थे। तो आज की जैसे कि आपके बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है तो ट्रेनिंग मिलती होगी ऑब्वियसली इनोवेशन जी सेंटर हाँ, में। ट्रेनिंग मिलती है। तो और क्या यूनिकनेस है आपके बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो कि उस साइड मोटिवेट कर सकते हैं क्या क्या बच्चों को? फैसिलिटीज हाँ, प्रोवाइड करती है choose यूनिवर्सिटी, करने क्या में। एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और क्यों खास है एक कॉलेज से करने में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और एक यूनिवर्सिटी से करने में, जी और हाँ। खासकर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। जी हाँ, किताबें सेम होती हैं, हमारा सिलेबस सेम होता जी, है, बिल्कुल। बट जो इन्वायरमेंट होता है, जो आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलता है जब एक स्टूडेंट कॉलेज में प्रवेश करता है, यूनिवर्सिटी में प्रवेश करता है, तो यूनिवर्सिटी की जो आपको, अगर बहुत छोटी बात कहें हम, कि बुक्स की जरूरत पड़ती है। जी। हर बच्चा वो 20-20 हज़ार की, 10 हज़ार की बुक्स नहीं खरीद सकता। उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय में जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो सारी बुक्स प्रोवाइड कर रही है, डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में बजट आता है कि वो अपनी बुक्स खरीदे, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं, वो हम लोगों के विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी में बुक्स जाती हैं जो कि बच्चों के लिए अवेलेबल रहती हैं। उसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट की भी लाइब्रेरी है, अगर बच्चा वहाँ पे बुक्स उसे नहीं मिल पा रही तो डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी यूज़ करता है। इवन टीचर्स के पास भी बुक्स हैं जो टीचर्स उसे प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। जी, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आप लोग को भी, अगर आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो मेरा मानना है, मैं पर्सनली बोलूंगा कि काफ़ी इतनी सारी कीमती बुक्स रखी हुई हैं। एक दिन मतलब एक ऐसा, मैम आपको वाकया बताऊं, मैं एक बुक पढ़ रहा था और थोड़ा टाइम हो रहा था लाइब्रेरी बंद होने का, तो मैंने सोचा कि यार इसको खरीद लेता हूँ। मैंने जैसे उस बुक को देखा तो मेरे 10,750 रुपए की वो बुक थी। मैंने कहा कि मास्टर लेवल के देखो, तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि 50,000 रुपए की थी वो फिजिक्स की बुक। मैंने कहा इसको मैं ले जा रहा हूँ, मैं पढ़ के आऊंगा। फिर मैं वो ले गया। तो इतनी सारी कीमती बुक रखी हैं जो एक आम इंसान नहीं खरीद सकता उन बुक्स को। नहीं, विश्वविद्यालय में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी की बात की आपने, उसी के साथ इनोवेशन सेंटर जो विश्वविद्यालय को मिला हुआ है, इनोवेशन सेंटर, दैट इज अ सेंट्रल फैसिलिटी यूनिट, इनोवेशन सेंटर हो गया। इनोवेशन सेंटर के अलावा अगर आप विश्वविद्यालय की बात करते हैं, विश्वविद्यालय में मल्टीमीडिया रिसर्च लैब सेंटर है जो कि करोड़ों का बना हुआ है, जो कि सुविधा है बच्चों को हर तरह से अपनी बात रखने के लिए, या कोई हमारे गेस्ट आए हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए, तो बहुत अच्छी सुविधा मिली हुई है विश्वविद्यालय में। उसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें, इंक्यूबेशन सेंटर है जी। माननीय कुलपति जी के मार्गदर्शन में ही वो प्रोजेक्ट भी मिला हुआ है, मेरू का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, जो कि बहुत सराहनीय बात है विश्वविद्यालय के लिए। तो हम लोगों के लिए बहुत गरिमा फील होता है कि हमें माननीय कुलपति जी के दिशा निर्देशन में काम करने का मौका मिला है।
मैम ये तो रही पूरी यूनिवर्सिटी की बात, जी हाँ। जो भी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करी जा रही जी है। हाँ। अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की, कि वो क्या यूनिकनेस है, वो क्या फैसिलिटीज़ हैं जो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट स्पेशली प्रोवाइड जी करता हाँ, है जैसे कि बच्चों को? डिपार्टमेंट के बारे में बात करूँ, मैंने अभी आपको बताया कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, लेकिन उसके अंदर कोर्सेज क्या क्या है हमारे डिपार्टमेंट में। मैं आपको बता सकती हूँ कि बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री है, जी। ऑल्सो एमएससी बायोकेमिस्ट्री है, एंड पीएचडी भी संपन्न कराई जाती है। तो जैसे कि अभी एनईपी के बाद, एनईपी 20 के बाद बच्चे आए, जी। तो हम लोगों के पास एक और ऑप्शन आया कि हम लोग 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट कर सकें। तो बीएससी 4 ईयर भी स्टार्ट हो चुकी है इस ईयर से, जिसमें अगर बच्चा आता है और फर्स्ट ईयर में आता है, 2 सेमेस्टर कंप्लीट करता है, अगर उसे लगता है कि दिस ब्रांच इज नॉट सुटेबल फॉर मी, अगर हम स्विच करना चाहते हैं, तो पहले क्या होता था कि वो बच्चे, उनकी फीस वेस्ट जाती थी और जी। वो बच्चे निकल जाते थे, उन्हें Drop, कुछ भी हाँ। नहीं मिलता था, ठीक है। लेकिन आज के समय में अगर उन बच्चों ने 2 सेमेस्टर कंप्लीट किया है, 40 क्रेडिट गेन किए हैं, तो उन्हें सर्टिफिकेट इन बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड किया जाएगा। अगर ये 2 साल बाद उनका कहीं, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं हमारे जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, अगर वो 2 साल बाद उनका कहीं सिलेक्शन हो जाता है या किसी कारणवश वो छोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें डिप्लोमा इन बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो 3 साल तक कंटिन्यूटी करते हैं, तो डिग्री ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड किया जाएगा। जी। सो बीएससी डिग्री इन ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट। अगर उसमें भी आगे जाना चाहते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, तो हमारे पास 4 ईयर बीएससी भी है, जो कि बीएससी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर अब्रॉड कोई बच्चा जाना चाहता है डायरेक्ट, तो उसे मास्टर्स करने की जरूरत नहीं, वो 4 ईयर प्रोग्राम करके डायरेक्ट अब्रॉड जा करके ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि अब्रॉड में 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम की मान्यता नहीं है, वो 4 ईयर को ही कंसिडर करते हैं। और अगर वो इंडिया में रहकर ही मास्टर्स करना चाहता है, तो वो केवल 1 साल में मास्टर्स कंप्लीट कर लेगा, उसके आगे वो पीएचडी कोर्स में जाना चाहता है। मैम बीएससी ऑनर्स के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ऑनर्स करके कुछ स्पेशली कुछ खास हाँ, इसमें होता है? ऑनर्स मींस आपको वो स्पेशली वो पेपर फोकस कराए जाएंगे, जो कि बेसिकली आपका बायोकेमिस्ट्री के ही पेपर होंगे। जैसा कि आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से करते हैं, तो आपको 3 अलग अलग मेजर सब्जेक्ट में आगे जाकर के आपको पेपर पढ़ना पड़ेंगे, बट यहाँ पे ऑनर्स में आपका मेजर सब्जेक्ट वो रहता है बायोकेमिस्ट्री, फिर उसके माइनर सब्जेक्ट आगे जाकर के पेपर्स डिवाइड होते हैं, जो कि कुछ मेजर और माइनर पेपर रहते हैं। तो जैसा कि एनईपी 2020 जब आया, तो ये देखा गया कि हम लोगों को ये विशेष ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट्स आ रहा है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट किया जाए, उसके स्किल एनहांसमेंट किया जाए। तो हर सेमेस्टर में, हर ईयर में ट्रेनिंग क्या बोला गया है, तो उस ट्रेनिंग से बच्चे को क्या हो जाता है कि वो थ्योरी में तो रहा, उसके साथ वो ट्रेनिंग जाकर के उसके स्किल एनहांसमेंट, अगर वो किसी स्पेसिफिक उसमें ट्रेनिंग करता है, तो आगे जाकर के वो उसके यूजफुल होगी प्लेसमेंट के लिए, कि उसने किस उसमें ट्रेनिंग की है, या मेडिकल में की है, या पैथोलॉजी में की है, या किसी रिसर्च लैबोरेटरी में की है, किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, तो दैट इज स्किल एनहांसमेंट। तो एनईपी 2020 बहुत अच्छा है कि उसे वी आर फोकसिंग टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्किल एनहांसमेंट एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। अगर स्किल्स की बात होती है, तो कौन से मोटर स्किल्स आप सजेस्ट कर सकते हैं एक स्टूडेंट के लिए? अगर स्टूडेंट्स आता है, प्रवेश करता है, क्योंकि हमारे बच्चे बुंदेलखंड रीजन से मेन आते हैं, बुंदेलखंड रीजन में हर तरह का बच्चा है, हिंदी मीडियम से भी है, इंग्लिश मीडियम का भी है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही सजेस्ट करूंगी कि अगर बच्चा आता है, तो उसे कम्युनिकेशन में ध्यान देना है, कि उसका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो। उसके लिए वो अपना, जैसे कि हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को कम्युनिकेशन में दिक्कत ना हो, तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग करना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी क्लास होती हैं, हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी कराते हैं। जब बच्चा नव प्रवेश करता है, चाहे वो बीएससी का हो या एमएससी के लिए हो, तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम डिपार्टमेंट कराता है, जो 7 डेज का होता है, जिसमें फर्स्ट हाफ में लेक्चर्स होते हैं, सेकंड हाफ में डिफरेंट जो सेंट्रल फैसिलिटी हैं यूनिवर्सिटी की, उनका विजिट होता है। तो फर्स्ट हाफ में ऐसी क्लासेस होती हैं कि बच्चा अवेयर हो सके, ऐसा ना हो कि उसने 3 साल पूरा कोर्स कर लिया है, अब वो सोच रहा है ये मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, या अपने यूनिवर्सिटी में एनिमल फैसिलिटी है, बहुत बड़ा एनिमल हाउस है, या म्यूजियम भी है, एनिमल हाउस भी है, जियोग्राफी का म्यूजियम भी है, यस, इनोवेशन सेंटर भी है। तो वो सब जो सेंट्रल फैसिलिटी हैं, उनकी विजिट कराया जाता है। अपने यहाँ प्लेसमेंट सेल भी है जी, यस, प्लेसमेंट सेल भी है, इंक्यूबेशन सेंटर भी है। तो माननीय कुलपति सर के मार्गदर्शन में बहुत कुछ विश्वविद्यालय ने हासिल किया है। जब मैं विश्वविद्यालय में आई थी, यूनिवर्सिटी B+ थी, आज प्राउड फील होता है कि हम लोग A++ यूनिवर्सिटी में हैं, हमारे बच्चे भी A++ हैं। तो विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे हम लोगों में कॉन्फिडेंस आया है। इवन मैं बच्चों को भी कहूंगी कि अगर वो आ रहे हैं, जब उन्होंने बीएससी में प्रवेश लिया वो B+ थे, आज वो जा रहे हैं दूसरी यूनिवर्सिटी, तो वो गौरव से कह सकते हैं कि हम A++ यूनिवर्सिटी से आए हैं। तो A++ यूनिवर्सिटी की विश्वविद्यालय में सुविधाएं भी हैं,
यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स हैं, हमारे विश्वविद्यालय में 5 गर्ल्स हॉस्टल हैं, एक नया भी बन रहा है। तो कभी भी बच्चियों जो बाहर से आ रही हैं उन्हें दिक्कत नहीं रहती है, सुविधाएं मिलती हैं उन्हें, हॉस्टल्स में रहने की सुविधाएं मिलती हैं, बच्चा बाहर नहीं रहता है। तो विश्वविद्यालय में हर तरह का माहौल है कि बच्चा अपना पढ़ाई पे फोकस कर सके। मैम जैसे कि आप गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी हैं, साथ ही साथ, तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए कि जो नए छात्र छात्राएं आ रही हैं, आप वार्डन एज अ वार्डन आप उनसे कैसे इंटरेक्ट करती हैं और किस तरीके, क्योंकि लड़के लड़कियां हर प्रकार के आ रहे होते हैं, तो उनसे किस तरीके से इंटरेक्ट करती जी हैं? हाँ, हर प्रकार के। जी क्योंकि बच्चा एक अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ एक हॉस्टल में आ रहा है, तो उसको फैमिली से बहुत दूर हो गया है, तो उस टाइम पे आप कैसे एज अ जी हाँ, जी। जैसा कि हॉस्टल का माहौल, हम लोगों को पूरी कोशिश ये करनी होती है कि हॉस्टल का माहौल अच्छा रहे। सबसे पहली बात तो हम लोग के विश्वविद्यालय में प्रोक्टोरियल बोर्ड है जो कि रैगिंग के लिए बिल्कुल खिलाफ रहता है। एंटी रैगिंग की एक्टिविटीज होती हैं, उस पर ध्यान दिया जाता है कि ऐसा तो नहीं कोई जूनियर आ रहा है सीनियर रैगिंग में जी। हो। तो हॉस्टल में इन्वायरमेंट अच्छा रखते हैं, उसके बाद उन्हें खाने पीने की सुविधाओं पर ध्यान देते हैं, ओवरऑल उनका एंटरटेनमेंट का भी ध्यान दिया जाता है, मतलब कि गेम्स, बैडमिंटन, कैरम, वो सब हमारे हॉस्टल में है। और उसके बाद जो असेंबली होती है, हम लोग जा करके पर्सनली बात करते हैं। अगर कोई बच्चे लग रहा है कि कोई दिक्कत है या कुछ ऐसा है, तो हम लोग पर्सनली जाके उन्हें बात करते हैं, बिठाते हैं। अगर उनसे घर से बात नहीं हो पा रही तो भी हम लोग उनके टच में रहते हैं। हमारे हॉस्टल में हमारा 5 स्टाफ है, वो उन बच्चों को ध्यान रखता है। अगर उन्हें लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो वो नहीं संभाल पा रहे हैं, उसके लिए हम लोग अवेलेबल रहते हैं। जी मैम, मैंने थोड़ा ये भी सुना है कि आपके डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री में कि कुछ ऐसी फैकल्टीज भी हैं जो स्टूडेंट को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से जोड़ती हैं या फिर कुछ क्लास, मुझे थोड़ा सा बताएं जी आप। हाँ, हम लोगों का मेन मोटो ये रहता है, बच्चा पढ़ने तो आया है और उसके साथ वो हम लोग उसे सुनते हैं। सुनने का मतलब उसको ये देखना चाहते हैं हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। कोई टॉपर रहता है, कोई किसी और चीज में टॉपर रहता है, कोई स्पोर्ट में टॉपर है, कोई बोलने में टॉपर है, कोई लिखने में टॉपर है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो हम लोग का मेन काम है उनकी क्वालिटी को निकालना। तो हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी है, हमारे डिपार्टमेंट में 5 फैकल्टी है। डॉक्टर रमेश सर हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट में। बेसिकली उनका वर्क है इम्यूनोलॉजी पे, तो वो उस पर रिसर्च कराते हैं। तो बच्चों को ट्रेनिंग के लिए हम लोग कोशिश करते हैं बाहर ना जाना पड़े। बाहर जाएंगे वहाँ उनका पैसा खर्च होगा, वो वहाँ रहेंगे, एडजस्ट कर पाएंगे नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, पर फैमिली परमिशन देती है या नहीं देती है। तो हम लोगों के डिपार्टमेंट में रिसर्च एक्टिविटी भी होती है, सर का भी प्रोजेक्ट है, सर की भी लैब है जिसमें वो पीएचडी भी कराते हैं, रिसर्च एक्टिविटी भी कराते हैं। और उसके साथ हमारे यहाँ डॉक्टर शाइना कालीम मैम है, वो भी फैकल्टी है हमारे डिपार्टमेंट में। वो भी बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स पे हैंडलिंग बच्चों को सिखाती हैं कि बेसिकली जैसे कि जीसीएमएस हो गया, टीएलसी हो गया, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे बायोकेमिस्ट्री में, तो उस पर ध्यान देती हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ इंजीनियर अंजलि छोनकर मैम है जो कि एमटेक है, और दिव्या जैन है जो कि गेट क्वालिफाइड है। तो वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को ध्यान में रखें कि उन्हें क्या चाहिए, और उसके अलावा उन पे कोई छुपी कला है तो उसको भी बाहर निकालें। वी आर कॉन्टिन्यूअसली मोटिवेटेड टू स्टूडेंट टू अटेंड डिफरेंट एक्टिविटी लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, एंड वी ऑल्सो मोटिवेट टू लास्ट ईयर स्टूडेंट टू प्रिपेयर देमसेल्फ टू प्रेजेंट समवेयर एंड प्रिपेयर सम रिव्यू पेपर जो उन्होंने पढ़ा है। जैसे कि मैम आपने बताया कि ऑब्वियसली बायोकेमिस्ट्री फील्ड से दूसरी फील्ड्स में भी बच्चे जा सकते हैं। अभी एक एग्जांपल जैसे कि ले सकते हैं, यूपीएससी 2024 की जो टॉपर थी वो बायोकेमिस्ट्री फील्ड से थी। उनकी ग्रेजुएशन बायोकेमिस्ट्री। बिल्कुल सही कहा। जो अभी टॉपर रही हमारी यूपीएससी टॉपर नंबर 1 रैंक, वो बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड से थी। जब उनका क्वालिफाइड हुआ तो हम लोगों को, हमारे डिपार्टमेंट में सभी को बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत मोटिवेटेड हुए कि ऐसा नहीं है कि हम 4-5 साल लगा करके किसी साइंटिस्ट या रिसर्च फील्ड में, फार्मास्यूटिकल में जा सकते हैं, हमारे पास ये भी ऑप्शन है। तो हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका नीट फिर उन्होंने क्विट किया 1-2 साल बाद, फिर वो आगे जा करके बायोकेमिस्ट्री करके ग्रेजुएट, फिर वो चाहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करें। तो ये सब्जेक्ट लेकर के जो उन्होंने अपना रिजल्ट दिया है, उससे बाकी बच्चे भी हमारे मोटिवेट हुए हैं कि अगर हम इस फील्ड में जाना चाहें तो बायोकेमिस्ट्री ऐसा भी नहीं है, काफी बेस क्लियर करती है जी। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्कोप्स एंड फील्ड्स, तो हमने देखा है कि आजकल कुछ नई फील्ड्स हैं जैसे कि डेटा साइंस है, क्लिनिकल रिसर्च है, और भी फील्ड्स हैं जो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है अपने साइड। तो बीइंग अ बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट कितना हेल्पफुल रहता होगा इन सारी फील्ड्स में एंटर करना? जी हाँ, जब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम डिफरेंट पेपर पढ़ते हैं। उसमें बहुत सारे अलग अलग पेपर होते हैं, इम्यूनोलॉजी भी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है, प्लांट बायोकेमिस्ट्री भी है, ऑल थिंग्स आर एसोसिएटेड। बेसिकली 16 to 18 पेपर आप पढ़ते हो। तो उसके बाद आप ये देखोगे कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जी। तो
अब जैसा कि आ चुका है समय कि हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपना रिसर्च पे आप जा सकते हो, तो उसमें एंडोक्राइनोलॉजी भी है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी है, ड्रग्स डिस्कवरी भी है। तो पहले वेट केवल लैब यूज होती थी, जहाँ पे हम केवल वेट लैब में काम करके अपना रिजल्ट देते थे। बट नाउ वी आर इन द बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कि हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को यूज करके उन ड्रग्स का हम इन विट्रो पहले टेस्टिंग कर सकते हैं, उसके बाद हम वेट लैब में जा सकते हैं। तो ये भी एक सुविधा है, ये भी एक ऑप्शन है बच्चों का, क्योंकि बच्चे आजकल कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ज्यादा रहना पसंद करते हैं, तो वो पढ़ना भी पसंद करेंगे, तो उसमें उनकी रिसर्च भी हो सकती है। उस स्क्रीन टाइम अगर वो दे रहे हैं, उन्हें पसंद है कि वो लैब में काम करना उन्हें बोरिंग लगता है, तो वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी यूज करके ड्रग डिजाइनिंग में, या बेसिकली हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक पाथवे जो होती हैं जितनी भी डिसीजेस का या जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हो रही हैं, उसमें भी अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना रिसर्च कर सकते हैं। मैम जैसे कि आप बता रहे हैं कि टैग से रिलेटेड कि टैग में भी बायोकेमिस्ट्री है, तो इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है जैसे कि शुरुआती दौर में इंटरनेट कहीं नहीं था और आज इंटरनेट हर जगह है, उसी तरीके से जो एआई आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से मतलब क्या भूमिका निभा रहा है और इससे रिलेटेड इसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? नहीं, और क्या है फ्यूचर में? yes, AI is a very important and broad branch for the life science and every science everywhere, ठीक है? तो machine learning is very important and the use of AI is a very multi-dimensional in this field, Yes. in the drugs discovery, in the metabolic process, in the prediction of any disease, in the prediction of any genetic abnormality. कभी ऐसा हुआ है कि किस genetic abnormality हमें देखना है, तो prediction बेसिकली एआई कर क्या रहा है, मशीन लर्निंग, कि जो डेटा है उसको देख करके एनालिसिस करने में, तो इतना रिसर्च हो रहा है, उसको डेटा को एनालिसिस करने के लिए भी एआई यूज कर सकते हैं। एंजाइम इंजीनियरिंग में भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइम इंजीनियरिंग भी एक फील्ड है हमारे बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें हम एंजाइम्स को चेंज कर सकते हैं। इन जीन थेरेपी, इन मॉलिकुलर बायोलॉजी, इन ड्रग्स डिस्कवरी, इन मॉडलिंग। तो बेसिकली ड्रग्स डिजाइन करना है, वो ड्रग्स कैसे वहाँ वर्क करेगी, उसका इनिबिशन क्या है, उसका पाथवे क्या है, फीडबैक इनिबिशन देगी या नहीं देगी, तो इन एवरी फील्ड इट इज वेरी यूजफुल। तो मैम इसके अपार्ट मैं थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में भी बात करना चाहता हूँ, इसको भी नहीं निकाल सकता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री से कोई बच्चा बीएससी कर रहा है या एमएससी कर रहा है, तो इन डिग्री के साथ में अर्निंग कैसे, या फिर इनके बाद अर्निंग या फ्यूचर स्कोप क्या है? जी हाँ, साथ में भी अर्निंग हो सकती है। जैसे अगर बच्चा बीएससी करा, ग्रेजुएट किया, तो he or she also can join any pathology in medical college में भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, पैथोलॉजी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल में भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में भी वो जा सकते हैं सीखने के लिए। और मास्टर्स के बाद तो आपके बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, करियर ऑप्शन खुल जाते हैं इन द गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ। इट इज़ अ वेरी मल्टी डायमेंशनल फील्ड बायोकेमिस्ट्री। इन मेडिकल कॉलेज आप बायोकेमिस्ट्री बेसिकली इन द अगर आप कह सकते हो एमआरआई में जाना है या किसी इंस्ट्रूमेंट में जाना है, वो हैंडलिंग सीख करके उन्हें वहाँ जा सकते हैं, या कैंसर विभाग है, रेडिएशन डिपार्टमेंट है, उसके अलावा अगर एग्रीकल्चर फील्ड में जाएं तो बायोकेमिस्ट्री है। तो इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल फील्ड जहाँ पे आप अपना कदम रख सकते हैं आप, बट यू हैव टू कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको। मेरा एक सवाल था जिससे मैं पर्सनली रिलेट कर सकती हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि लाइफ साइंसेज जैसे 12th किया बच्चे ने, उसके बाद कई बार उसको पता ही नहीं रहता कि कौन सा फील्ड्स है। सीधा पेरेंट्स बोल देते हैं, फैमिली बोल देते हैं, रिश्तेदार आके बोल देते हैं कि नीट करो या डॉक्टर बनो। एंड लेकिन जब हम इन फील्ड्स के बारे में सुनते हैं, बायोकेमिस्ट्री जिनमें से एक है, तो क्या आप सोचना चाहेंगे इस बारे में कि अवेयरनेस की कमी है या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, बिल्कुल सही कहा कल्पना आपने। ये समय है कि हम लोग जब मैंने 12th किया था तो हम लोग के पास था ऑप्शन कि या तो आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएं या डॉक्टर लाइन में जाएं या बीएससी बीए कर लें। तो बीएससी बीए का मतलब भी ये होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या बीएससी कर लिया या बीए कर लिया। बट आज का जो समय है वो अलग है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल आपके पास ऐसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्स हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। मैं कहूँगी यहाँ अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी है कि आपको हमारे बुंदेलखंड रीजन के ही लोगों को नहीं पता है कि अपने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्सेज हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ द करियर काउंसलिंग सेल इन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारे विश्वविद्यालय के शासन की तरफ से बच्चे आते हैं 12th पास आउट की उनकी करियर काउंसलिंग करनी होती है। उन्हें बताना होता है कि हमारे विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्सेज हैं।
तो बच्चा किस दिशा में जाना चाहे। लाइफ साइंस में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, साइंस में भी बहुत सारे हैं, बेसिक साइंस में भी है, कॉमर्स में भी है। क्योंकि मैं करियर काउंसलिंग सेल से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं चाहूँगी कि बच्चा जो भी चुने अपने इंटरेस्ट से सुने, उस हिसाब से अपने इंटरेस्ट को और उसी हिसाब से अपने फील्ड को चुने। कि उन्होंने कहा कि पापा ने कहा कि हमें तो इंजीनियरिंग कराना है, डॉक्टरी कराना है, तो उन्हें कन्वेंस करें। कन्वेंस कराने का मतलब ये होता है कि पहले अपने आप को आप सिद्ध करिए कि आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि वो उन्होंने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। आप पेरेंट्स का विश्वास जीतिए, उन्हें टाइम दीजिए, आप समझिए और उसने उन्हें प्रूफ भी कीजिए। आज बच्चे 1 साल ये कोर्स कर रहे हैं, 1 साल ये कोर्स कर रहे हैं, फिर मन कहीं नहीं लगा, आप कोचिंग में तो आप 50,000 1 लाख तक दे रहे हैं। बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बच्चे कोटा भी जा रहे हैं, बच्चे बाहर भी जा रहे हैं, जहाँ फीस खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे फीस तो उतनी नॉमिनल फीस है और स्कॉलर अगर जरूरत पड़ती थी स्कॉलरशिप भी है, फिर भी बच्चे इधर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो उसका कारण अवेयरनेस है कि बच्चे और पेरेंट्स पूरी तरह से अवेयर नहीं है कि अपने कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनके बाद उनकी क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन हाँ, हमारे एलुमनाई वेल प्लेस्ड हैं। हमें कभी फील नहीं होता कि हमारा बच्चा जो ऑनेस्टली पढ़ रहा था और बाहर निकला है, वो कभी ऐसा हमें रिग्रेट फील हुआ हो कि उसने ये कोर्स लिया, या उसे रिग्रेट फील हुआ हो कि उसने ये कोर्स लिया। तो बहुत सारे एलुमनाइज हैं जो मेडिकल कॉलेज में हैं, एम्स में हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं बाहर जा कर के, विदेशों में भी हैं, वेल सेटल्ड हैं, आज भी वो बात करते हैं, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। हमारी एलुमनाई का पूरा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की एलुमनाई एसोसिएशन है, जिसकी मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से इंचार्ज हूँ। तो एलुमनाई एसोसिएशन, मैं ऑलवेज एलुमनाई से जुड़े हुई हूँ, और वो जो आते हैं, मिलते हैं, हम लोगों की मीटिंग होती है। इवन हम लोगों का मेन मोटो ये रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो उनसे मिलें। कुछ एलुमनाई बाहर हैं तो वो ऑनलाइन मीटिंग भी होती है, एलुमनाई मीटिंग होती हैं। ऑफलाइन अगर वो आते हैं, कभी मौका मिलता है कि वो झांसी आए हुए हैं, तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, उनका मन भी करता है कि वो विश्वविद्यालय भ्रमण करें, क्योंकि जब उनने विश्वविद्यालय छोड़ा था और आज काफी अंतर है। तो बहुत अच्छा फील करते हैं, वो बहुत अच्छी जगह वो प्लेस्ड है, उनको देख के हमें भी खुशी होती है। जैसे अपने घर का बच्चा कोई जाके बाहर सेटल हो जाता है, अच्छा लगता है, उसको देख के प्राउड फील होता है। तो आज हमारे एलुमनाई आते हैं तो उन्हें देख करके भी हमें प्राउड फील होता है कि वो बहुत अच्छी जगह वेल प्लेस्ड हैं। तो हम लोग थोड़ा सा उनके साथ गूगल मीट करना चाहते हैं। बिल्कुल, जब भी आपके पास ऐसा हो तो मैं उनसे भी समय ले लूंगी, क्योंकि मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, सभी से, काफी बच्चे पास आउट हैं, उनसे मैं समय ले लूंगी। कभी भी आप करना चाहें तो मैं उनसे संपर्क करके सीधे हम एक मीटिंग फिक्स कर लेंगे। थैंक यू सो मच। तो जो ऑडियंस है, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो अगर उनके साथ अगर आप उनकी बातें सुनना चाहते हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो कि आउट ऑफ कंट्रीज में जो लोग इंटरेस्ट है उन लोगों का, तो कैसे कुछ अपना स्कोप, अपना फ्यूचर के बारे में कैसे डिसीजंस लें, या फिर मैम से करियर काउंसलिंग के बारे में बात कर सकते हैं। और अगर उनसे ही बात करना चाहते हैं तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा, और हम आपको सीधा गूगल मीटिंग में सबको रख लूँ मैं। हाँ ठीक है, मैम बोल रही हैं। नहीं, डेफिनेटली मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि इतने सारे फील्ड्स हैं बायोकेमिस्ट्री में ऑब्वियसली, तो आपने टीचिंग प्रोफेशन को क्यों चुना? क्या ये कन्वीनियंट है, या आपकी मदर एज ए टीचर थी तो वहाँ से इम्पैक्ट पड़ा? यस कल्पना, मेरी मदर टीचर थी। मैंने हमेशा कभी ये फील नहीं किया जैसे लोगों को रहता है कि अगर वो वर्किंग वुमेन है तो अपने घर को ध्यान नहीं दे पा रही हैं। मैंने कभी नहीं फील किया कि मेरी मदर मुझे टाइम नहीं दे पा रही हैं। तो बीइंग अ टीचर वो हमेशा अवेलेबल रही मुझे देखने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। मुझे कभी नहीं लगा कि वाई शी इज वर्किंग। तो मुझे लगा कि मैं भी टीचिंग फील्ड में रहूंगी, जिससे मैं दूसरे बच्चों का भी मार्गदर्शन कर सकूं, अपने बच्चों का भी मार्गदर्शन कर सकूं। और मेरा पैशन था। मेरा पैशन क्या है, मुझे सुनना भी बहुत पसंद है, मैं सुनती भी हूँ लोगों की, और मुझे बोलना भी बहुत पसंद है। एक टीचर के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है कि उसे सुनना पसंद हो, बोलने से ज्यादा उसे सुनना पसंद है। क्योंकि हम लोग को लेक्चर देना होता है तो बोलना भी हम लोग के लिए जरूरी है, और सुनना भी बहुत। जितना बोलना जरूरी है उतना ही सुनना जरूरी है, कि हमें बच्चा किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनकी स्किल्स पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उस चीजों को ध्यान दे सके। तो दिस इज माई पैशंस टू बिकम अ टीचर। तो जो छात्र कहते हैं कि मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं हमें, या फिर तो उसके लिए इन बातों से ये समझ में आता है कि आप सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। यस। तो वो एक लाइन है कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, गर सलीका हो कहने का तो हर बात सुनी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सुनी जाती है। समय पे ही सही बात रखनी चाहिए, ताकि सामने वाला भी सुनने को तैयार हो। आपको अपने फादर से भी कुछ मांगना हो, मदर से भी कुछ मांगना हो, तो भी हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए और ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। इतना कैपेबल बनना चाहिए। यूथ को सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट बिल्डअप कर सके कि हाँ वी कैन, आप हमें मौका देंगे तो हम अपने आप को प्रूफ करेंगे। जी।
अभी आपकी बातचीत से इतना ज़्यादा आपके बारे में पता चला, आप एचओडी हैं एंड वार्डन हैं, प्रोक्टोरियल जो बोर्ड है उसके मेंबर हैं, करियर काउंसलिंग की जो सेल है उसके मेंबर हैं, एंड आप मदर हैं, आप होम मेकिंग भी ऑब्वियसली वो करती होंगी, इनएविटेबल है वो तो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए। कैसे मैनेज होता है? मुझे मुझे पर्सनली टिप्स चाहिए। हाँ नहीं, बीइंग अ फीमेल इट इज़ थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि हम कहीं ना कहीं गिल्ट में रहते हैं कि हम थोड़ा कहीं वहाँ नहीं दे पा रहे हैं 100%, कहीं वहीं 100% नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कोशिश रहती है जितना आप दे सको उतना देने की कोशिश करिए। चाहे आप घर में हो, अपने बच्चों के लिए देना है, चाहे एज ए वार्डन हमें हॉस्टल में देना हो, तो जिस समय हम जहाँ हो हमें मेंटली वहीं रहना चाहिए। आप घर में हो तो अपने बच्चों के साथ मेंटली रहना चाहिए, उनकी जहाँ आवश्यकताएं उनको पूरा करना चाहिए। आप अगर हॉस्टल में हो तो उनके बच्चों, वहाँ के बच्चों को सुनना चाहिए, एज ए वार्डन वहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि वहाँ क्या आवश्यकताएं हैं, उनको सुनना है, उनको समझना है। प्रोक्टोरियल बोर्ड का भी देखिए जरूरी है कि जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि अनुशासन कैसे बनाते हैं। तो विश्वविद्यालय इतना बड़ा है, बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें जुड़ने का फ़ायदा ये है कि हमें सीखने को मिला कि आपको अनुशासन कैसे बनाना है। तो वो जो अनुशासन की जो बात है वो मैंने प्रोक्टोरियल बोर्ड के मेंबर होने से सीखा। और एचओडी की जो जिम्मेदारी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से करूँ। बाकी ये बच्चे ही जानते होंगे कि मैं एज ए टीचर, एज ए एचओडी कैसी हूँ। कोशिश करती हूँ, बस आपको भी कोशिश करना चाहिए। भगवान आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको क्लैश हो, तो आप कोशिश करिए, आपको ज़रूर अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं या आपका रूटीन जो भी है जो आपको ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से मैनेज करने में हेल्पफुल रहता हो, वो आप जो शेयर करना जी चाहें? हाँ, आपने सही पूछा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सेट योर प्रायोरिटीज। आपको क्या करना है, बहुत सारे काम होंगे आपके पास भी, यूथ के पास ही बहुत सारे काम हैं। आप लिस्ट बनाइए कि आपके प्रायोरिटी क्या क्या है। कुछ आपको ऐसा होंगे कि जो आप टाल नहीं सकते, कुछ काम ऐसे होंगे जो आप टाल सकते हैं, कुछ काम ऐसे होंगे जो अगले साल कर सकते हैं। तो हम अपनी प्रायोरिटी सिद्ध कर लेंगे, हमें कब काम, कौन सा काम पहले करना है, कौन बाद में करना है, तो आप आसानी से अपना गोल अचीव कर लेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इट इज़ सफिशिएंट कि आप अपनी प्रायोरिटी सिद्ध कर लीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे जैसे सब भरा पड़ा हुआ है, तो जो यूथ है, आज की यूथ है, वो इतनी सारी चीज़ों में मतलब भटक जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ किस तरीके से प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाती। मेन प्रॉब्लम ये आती है यूथ के लिए। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर यहाँ एडमिशन लेता है तो उसके लिए प्रॉपर पर्सनल उसके लिए एक्सपर्ट है करियर काउंसलिंग के लिए, या फिर पूरा ग्रुप वाइज एक सेमिनार टाइप का होता है? थोड़ा सा उसको बताएं। जी हाँ, विश्वविद्यालय में करियर काउंसलिंग की पूरी टीम है, जिसके पूरा कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोफेसर कटियार सर कोऑर्डिनेटर हैं, और बहुत सारे मेंबर्स हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर बच्चे को ऐसा लगता है जो 12th पास आ गए कि हमें कुछ सीखना है, कुछ करियर काउंसलिंग के उसमें करना है, तो सेमिनार्स होते हैं। वो हम लोग सेमिनार्स विश्वविद्यालय में भी करते हैं, अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग कॉलेजेस में भी सेमिनार्स करते हैं। तो ये सेमिनार्स होते रहते हैं, आवश्यकता पड़ने पे ऑनलाइन मोड में भी रखते हैं, ऑफलाइन मोड में भी रखते हैं। करियर काउंसलिंग हम लोग की प्रथम प्राथमिकता है कि बच्चे अपने मार्ग से भटके नहीं, उनको पता रहे कि कौन कौन से ऑप्शन हैं उनके पास। उसके अलावा अगर बच्चे ने हमारे डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है, हम लोग पास मेंटर मेंटी की टीम है। मतलब कि हर मेंटी हम लोग डिसाइड करते हैं, बच्चों को बांटते हैं मेंटोर्स में, वो उनके मार्गदर्शन करते हैं। अगर कभी बच्चा परेशान है किसी कारण, या उस सब्जेक्ट को उसे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, या कोई दिक्कत है, तो पर्सनल वो टीचर जा करके उस बच्चे से जा करके संपर्क करता है और कोशिश करता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। Okay, so you support mental health matters. Yes, मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप मेंटली फिट हो तब आप फिजिकली फिट होगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मन वैसा तन। यस, जैसा मन वैसा तन। मैम, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जिनकी कुछ क्वेरीज हैं अलग अलग फील्ड से लेके। सो हेलो मैम, आई एम आकांक्षा नगाज। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जिसमें से मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है CSIR नेट, जिसमें 70% ऑफ द सिलेबस बायोकेमिस्ट्री का आता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि CSIR का सिलेबस बायोकेमिस्ट्री 70% मैच होने के बाद भी इतना सारा है कि इसको कवर करने में बहुत हालत ख़राब होती है। तो इस स्ट्रेस से हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं? यस, वेरी गुड क्वेश्चन आकांक्षा। जैसा कि आपने पूछा कि CSIR का सिलेबस बायोकेमिस्ट्री कवर करता है 70% अप्रॉक्सीमेट, तो मेरा आपसे सजेशन यही है कि जब आप अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करें, जब भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट से अपना कर रहे हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, उस समय जो भी पेपर आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ें। वो केवल आपके BSc या MSc के लिए नहीं है, वो फ्यूचर के लिए भी हैं। उन्हें आप बहुत
ध्यान से पढ़ें, और जब CSIR का आप सिलेबस उठाएं तो हर एक यूनिट स्टेप बाय स्टेप उठाएं। मतलब कि आपने एक यूनिट पढ़ ली तो फिर आप दूसरी यूनिट पढ़िए, फिर तीसरी यूनिट पढ़िए, तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, तो आप ज़्यादा आसानी होगी आपको। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी, स्ट्रेस तो देखिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो थोड़ा होगा, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि चूहों की दौड़ में चूहे की ही जीत होती है। सारे स्टूडेंट्स वैसे ही हैं, सभी स्ट्रेस को फील कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप धैर्य रख के तैयारी करेंगे तो आपकी जीत निश्चित होगी, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। हेलो मैम, आपके हिसाब से एक आइडियल बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट को एकेडमिक्स के साथ साथ और क्या कर सकते हैं हम अपने एकेडमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए? एकेडमिक को इम्प्रूव करने के लिए जब भी आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको एक्टिव रहना चाहिए। मींस एकेडमिक में भी आप एक्टिव रहें। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको मौका मिल रहा है कि आपकी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड हो रही हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही हैं, या उसके अलावा आप वर्कशॉप है, ट्रेनिंग में हैं, या स्किल इन्हांसमेंट के लिए अगर आपको कुछ मौका मिलता है तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। तो स्किल इन्हांसमेंट, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, उसके लिए ट्रेनिंग करना, तो ये सब आप BSc के साथ ही करते रहिए, ना कि BSc ख़त्म होने का वेट करिए। और तो जिससे आपका बायोडाटा भी स्ट्रांग होगा। और उसके अलावा जब आप पढ़ते हैं, रिसर्च में जाएंगे आगे, तो आपको कई आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे लिखना भी सीखिए। आप पेपर पढ़िए, उसको लिखिए, थोड़ा सा समरी फॉर्म में लिखिए, जिससे आप आगे रिव्यू पेपर लिखना सीखेंगे। गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज़ श्रद्धा। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था मैम कि जब आपने बायोकेमिस्ट्री चूज़ किया होगा तब ये कोई बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई फील्ड नहीं होगी, बहुत ही न्यू फील्ड होगी। तो आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपको ये लगा कि मुझे बायोकेमिस्ट्री एज अ करियर या एज अ टीचिंग चूज़ करना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे लिए जब मैंने बायोकेमिस्ट्री चूज़ किया सबसे इम्पॉर्टेंट था इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंटरेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अपना इंटरेस्ट अपने प्रोफेशन में लाते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट ही था, लाइफ साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके साथ मैं कुछ अप्लाइड फील्ड में जाना चाहती थी, जिसके लिए मैंने बायोकेमिस्ट्री को ऑप्ट किया। उसकी हेल्प से मैं आज इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि किसी भी फील्ड में, अगर मैं मेडिकल फील्ड में जाती हूँ या किसी पैथोलॉजी में जाती हूँ, कभी मुझे कोई डॉक्टर टेस्ट लिखता है या मैं अपना गायनी से संपर्क करने जाती हूँ, तो मैं जो भी वो सजेस्ट करती हैं, जो भी वो बताती हैं अबाउट हार्मोन्स, अबाउट एंजाइम, अबाउट डिसीजेस, तो एवरीथिंग मैं सबसे अवेयर हूँ। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आई एम एसोसिएटेड विद बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप चुनिए। जो आपका इंटरेस्ट कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है, उसी लाइन में आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। थैंक यू मैम। Hello ma'am, myself Manas Mishra. I am just passed my MSc from biochemistry, and I have a question for you to tell me about the further stress and distress type of situations which we face in after passing MSc. How we resolve that stress from parents, society, and any stressful environment which influence our souls to their last feet. Thank you ma'am. Yes. हर बच्चे के लिए, जो भी मास्टर्स अपना कर चुका है, उसके लिए बहुत कठिन समय होता है कि सोसाइटी की नज़रें उस पर होती हैं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। मैं बस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए और अपने आप को पहले देखिए, सोचिए क्या वास्तव में आप जो सिलेबस देख पा रहे हैं आप उसको क्रैक कर पाएंगे। आपने कोई टारगेट ले रखा है कि आप उसको इतने आवर स्टडी कर करके कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग, जैसा कि आपने पूछा मानस, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको अपना पैरामीटर देखना पड़ेगा कि उसके लिए आप ओके हो या नहीं हो। अगर हो, आपको कितना समय चाहिए, साल भर, 6 महीने, 2 साल, तो आप अपने पेरेंट्स से मांगिए और उन्हें सपोर्ट करिए, उनको विश्वास दिलाइए कि आप कर लेंगे। और मेरे आपके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बच्चा करना चाहता है आगे प्रिपरेशन, तो उसको समय दीजिए, डेफिनेटली वो करेगा। आपका बच्चा है, आपको पता होगा कि उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, तो आप उन्हें समय दीजिए और वो डेफिनेटली क्रैक करेगा। और थोड़ा समय लगेगा, समय दीजिए। और एक बार आपका एग्जाम क्वालिफाइड हो गया, जो लोग आपको ये आलोचना कर रहे थे कि मास्टर्स करके अब क्या किया है, वही आपके पास आएंगे, पूछेंगे कि हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए या हमारे बच्चे का मार्गदर्शन कर दीजिए। तो बिल्कुल घबराइए नहीं मानस, आप थोड़ा समय लीजिए और थोड़ा धैर्य लीजिए और पेरेंट्स पे विश्वास दिलाइए, उन्हें ट्रस्ट दिखाइए कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन समय लगेगा। थैंक यू मैम। एक और सवाल था मेरा कि कविताएं और
ये जो बुक्स पढ़ना ये किस हद तक हमारे आगे के करियर में हमारे साथ देगा, और क्या ये बेनिफिशियल भी है साथ साथ जब भी हम पढ़ रहे हों तब करना, या फिर जब हमारे पास बहुत सारा समय हो तब इसको परफॉर्म करना ज़्यादा अच्छा रहता है? मेरे अकॉर्डिंग जब आप पढ़ रहे हो तो आप उस समय गाने सुनना या कुछ माइंड डाइवर्ट हो ऐसा मत करिए, लेकिन हाँ माइंड रिलैक्स करने के लिए पढ़ने के बीच में जब आप इंटरवल लेते हैं तो आप ज़रूर अपने को बुक्स पढ़ने में या साइड में कुछ आपकी जो हॉबी हो, सुनना, डांस करना या गाने सुनना। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जब आप पढ़ाई कर रहे हैं टू बी फोकस, टू बी वेरी कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, बिकॉज जैसा कि मैं जानती हूँ कि हमारा दिमाग एक है, उसका कंट्रोल एक होना चाहिए, उसका फोकस एक होना चाहिए, हमें माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। आप जितना समय पढ़ाई को दे रहे हैं आप एक माइंड से पढ़ेंगे तो आप पूरा 100% दे सकेंगे। अगर उसी समय मैं खाना भी बना रही हूँ, मैं टीवी भी देख रही हूँ, मैं कुछ और भी कर रही हूँ, तो उस समय कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को मैं कंसंट्रेशन हटाऊंगी। तो फिर ये आपका पर्सनल है कि आप कितना फोकस कहाँ कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको जब आप पढ़ रहे हो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, और उसके अलावा आपको गैप में अपनी हॉबीज जरूर कंप्लीट करना चाहिए, जिससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे उस इंटरवल के बाद आप। थैंक यू So, मैम, इतना तो वैल्यूबल टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आशा करते हैं आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से रिलेटेड एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर और उस सब के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके माध्यम से आपको ये सारी जानकारी मिल जाएंगी, और नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर कुछ छूट गया हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो। धन्यवाद मैम, आपने जो हम लोगों को इतना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और नहीं, थैंक यू यश एंड कल्पना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ जुड़ करके, जानकर अच्छा लगा कि बच्चों के क्या क्या क्वेरीज होती हैं उनको समझना और जानना मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैम, थैंक यू। Yeah.